हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 2022 में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड का कुछ मॉडल टेस्ट सीरीज़ हल करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये टेस्ट सीरीज़ लगातार चलेगा और इसमें दिए गए प्रश्नों को अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपका अच्छे से मैट्रिक बिहार बोर्ड 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला आंसर पहले का जो आंसर होगा डी, रूस और जर्मनी के बीच बेस्ट कह रहा है ना कि लिटोवस की संधि हुई थी। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इसमें कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रांस और वियतनाम के होने वाला समझौता इसमें कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा आता है, कहता है कि पूर्ण स्वराज क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का जो मांग अधिवेशन था वो पारित किया गया था आपके इसमें 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान इसको पारित किया गया था। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो सरदार की उपाधि दी गई थी जो किसान आंदोलन हुआ था, यानी कि बरदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 1881 में ये पारित हुआ था। यानी कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था वो आपका पारित किया गया था 1881 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ हम। छठवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन्होंने किस वर्ग का शोषण किया। तो वो हमारा आ जाएगा कृषक वर्ग, क्योंकि कृषक वर्ग के जो व्यक्ति थे उनका ज़्यादा शोषण हुआ, क्योंकि फसलों को ज़्यादा इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग करते थे और उसका मेहताना ज़्यादा नहीं दे पाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। तो सातवां प्रश्न हमारा आता है, सातवां प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में सबसे बड़ी जो क्रांति थी वो थी औद्योगिक क्रांति। इसने पूरे विश्व को बदल के रख दिया था और फैक्ट्रियों के लगने से अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। तो आठवां प्रश्न कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, यानी कि कौन सी ईस्वी में भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था वो था आपका 1990, यानी कि 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की तरफ। तो नौवां प्रश्न हमारा कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग जो शासन काल में सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की गई थी वो था आपका बाइबल, यानी कि उन लोगों ने बाइबल पुस्तक की प्रथम बार छपाई की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि सबसे पहले पैसों का चलन कहाँ शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो मुद्रा का विकास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसकी शुरुआत चीन में शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11वां प्रश्न हमारा कहता है कि
मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि मेंढक की प्रक्रिया जो होती है, प्रजनन की प्रक्रिया, उसको रोक देता है, यूँ कहा जाए कि नष्ट कर देता है। वो आपका रासायनिक तत्व हो जाएगा आपका एंड्रीन। एंड्रीन एक ऐसा रासायनिक तत्व होता है जो मेंढक की प्रजाति को वो नष्ट कर देता है, या यूँ कहा जाए कि पूर्ण रूप से मार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? यानी कि भूमिगत जल जो था उसका ज़्यादा इस्तेमाल से किस तरह का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, किस तत्व का? तो वो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक बढ़ने से जल में कुछ मिश्रण पाए जाते हैं जिससे पीने से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। ठीक है, फिर अगले बढ़ते हैं हम लोग 13 प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि संविधान की धारा का संबंध है, जो संविधान में धारा है वो किस प्रकार का संबंध दर्शाता है? तो वो हो जाएगा आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान में कुछ धाराएं संबंधित है जो किससे? वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हमारा ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत वनों का फैलाव है, इसके बारे में जानेंगे। तो बिहार में लगभग 7%, यानी कि आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा, लगभग 7% वन का फैलाव है बिहार में। और भी जगहों पर पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वन का विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बिहार में केवल 7% है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम के निर्माण करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बक्साइट। बक्साइट एक ऐसा खनिज है जो एल्युमिनियम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा ज़्यादा विकसित की जा सकती है या सौर ऊर्जा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय, और वहाँ पे ग्रीष्म काल कहें या शरद काल में वहाँ पे धूप एक समान जैसा दिखाई देता है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है, और सौर ऊर्जा को चार्ज करने या यूँ कहा जाए सौर ऊर्जा को बिजली कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए राजस्थान सबसे सर्वाधिक संभावना होती है जहाँ पे सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? यानी कि इसमें कुछ उद्योगों के नाम दिए गए हैं जो सबसे छोटे पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यूँ कहा जाए कि छोटे कारखानों के रूप में उद्योग बनाया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग। चीनी उद्योग के लिए चीनी मिल है जो बहुत बड़ा है। कागज़ उद्योग भी बहुत बड़ी एक प्रकार का उद्योग होता है, और विद्युत उपकरण उद्योग जो है वो परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा उद्योग माना जाता है। हालांकि खिलौना उद्योग एक इतना छोटा उद्योग है जिसको आप घर में या छोटे से मकान में भी इसका उद्योग करना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकमिन हैं? यानी कह सकते हैं कि देश में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक विकास में भागीदारी हैं या आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है? वो हो जाएगा आपका 5। आंसर नंबर डी सही होगा। देश में लगभग 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा विकासहीन है। यानी क्यों कहा जाए कि महानगरों को अगर हम ले लें तो उन महानगरों में जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो टोटल 5 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की सीमा में, यानी कि पूरे बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि पूरे बिहार में रेलों के द्वारा सफ़र किया जा सकता है या रेलों की कुल कितनी लंबाई है? तो वो आपका हो जाएगा लगभग आपका आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि 6243 किलोमीटर लंबी लाइन है। रेलवे की टोटल 2683 किलोमीटर लंबी लाइन है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। यानी कि तल चिन्ह से किसी भी स्थान की जो ऊंचाई मापी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई इसलिए कहा जाता है जो समुद्र की गहराई से ऊपर आने वाले हर एक बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म वगैरह का निर्माण करने के लिए स्थानिक ऊंचाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें भूकंप रोधी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको सही तरीके से बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 21 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। यानी कि हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करें तो हमारा अभिप्राय क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा समाज में लोग स्त्रियों को अलग भाव से देखते हैं और पुरुषों को अलग भाव से देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यानी कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है और सबको बराबर का हक देता है, तो हो जाएगा आपका हमारा आंसर यानी कि ए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है या नहीं करता है। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रहता है, सबके लिए समान कानून व्यवस्था की गई होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 23 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की एकता को कमज़ोर करती है। यानी कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी यानी कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं कि ये सभी पार्टियां आपस में काम के लेकर प्रति जागरूक नहीं होती है, जिसमें उस राज्य की जनता उसमें पीसती है। यूँ कहा जाए कि वो राज्य का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। सत्ता में साझेदारी है लेकिन बट हम कह सकते हैं कि उस राज्य के लिए अच्छा विकासशील बनना किसी भी सत्ता में साझेदारी व्यक्तियों को संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। यानी कि भारतीय राजनीति में किस लिए या भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि इस देश में यानी कि भारतीय राजनीति 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए राजनीति के बारे में छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों ने सब लोगों ने इसके बारे में जानकारी ले लिया था। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू हुआ था। ये उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, जो लगभग 202 वर्षों तक चला था। आगे हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 25 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व आपके जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसको आप लोग छात्र आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यानी कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है, यानी कि वहाँ पे जो बिजली उत्पादित होती है उसका लाभ किन किन राज्यों को मिलता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन राज्यों को नर्मदा घाटी से लाभ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 कहता है कि निम्न में से किस लोकतंत्र को प्राण माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा आपका राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं होता है तो वो सरकार का गठन नहीं कर सकता है, इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। कहता है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो ये दल बदल कानून निम्न में से जो लागू होता है वो होता है आपके सांसद और विधायकों पे, क्योंकि जब कोई पार्टी जीतती है
तो ये इसलिए कानून बनाया गया था ताकि जीतने के बाद कोई भी पार्टी अपने जीते हुए ध्वज तले अपना ही स्थान रखेगी, ना कि वो किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित होकर सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनता दल दलयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका हो जाएगा 1999 में, यानी कि 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, जो आज भी सत्तारूढ़ है, या यूँ कह सकते आज भी सत्ता यानी कि राज कर रही है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती है, जिसका चुनाव चिन्ह तीर का निशान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाता है कृषि क्षेत्र, दूसरा हो जाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा हो जाता है आपका सेवा का क्षेत्र। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका सेवा का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश आपका क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो वो हो जाएगा आपका पटना, क्योंकि पटना आपके राज्य की राजधानी है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो नोटों की छपाई के साथ साथ सभी बैंकों पे गाइडलाइंस जारी करता है, यानी कि सभी बैंकों की देखरेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो 34 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी कि जो बैंकें थी प्राइवेट, उनको सरकारी बैंकों में कब बदला गया था? तो सरकारी बैंकों को 1969 में बदला गया था। जितने भी प्राइवेट बैंकें जो चलती थी उनको सरकार के द्वारा मान्यता कब दी गई थी? तो हो जाएगा आपका 1969 के दौरान इन सभी बैंकों को राष्ट्र यानी कि सरकार के अधीन लाया गया था, और ये भी कहा गया था कि ये सरकार के दिए हुए नियमों के अनुसार ये बैंक चलेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? किन किन वस्तुओं से हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो इसमें कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है, और विद्युत भी हालांकि ऊर्जा का स्रोत है ही है। तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी चीज़ें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी आपकी सभी। क्यों? क्योंकि फोर्ड मोटर्स हालांकि विदेशी कंपनी है जो भारत में भी निर्माण करती है। सैमसंग कंपनी जो है जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरे देशों में करती है। कोका कोला भी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत से देशों में अपना निवेश कर चुकी है और बहुत से निवेशों में क्या करती है, अपना बिजनेस चलाती है। इसलिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं टोटल के टोटल सही होंगे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस फैलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 मार्च के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 38 की तरफ।
तो 38 नंबर कह रहा है हमारा कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके सेवा कर के मूल्य में अगर आपका 20 लाख से अधिक होता है और 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत जो कर सकता है वो है आपका राज्य आयोग। इससे कम होता है, 20 लाख से कम होता है तो जिला में आप शिकायत कर सकते हैं, और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो आप राज्य में जा सकते हैं, और 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो आपको राष्ट्रीय आयोग में जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कर 39 नंबर कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि सुनामी कैसे आती है। ठीक है, तो सुनामी आप जानते हैं कि सुनामी समुद्र में आती है, यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तब सुनामी अपना रूप ले लेती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप का केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी कि जब भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ से भूकंप को अनुमान लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। भूकंप के भूपटल के ऊपरी हिस्से पर जहाँ भूकंप का केंद्र माना जाता है उसको हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो हो जाएगा आपका मयूर, यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। हालांकि मयूर भी सही है क्योंकि मयूर दूसरे लैंग्वेज कहा जा सकता है, हिंदी में लिखा गया मयूर और मोर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे वन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, तो वो आपका आंसर नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो केवल भारत में पाए जाने वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। टैक्सोल का उपयोग जो होता है वो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कैंसर। टैक्सोल एक प्रकार की औषधि होती है जो कैंसर की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का जो संबंध था वो भारत से था। ठीक है, चरक जो था वो कहाँ से था, भारत से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 यानी कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। हम लोगों ने इसको अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन किया था, यानी कि बिहार में कुल 7 यानी कि 7% भौगोलिक क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार यानी कि कितने प्रतिशत भागों में वन है, पूरे भारत में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, तो लगभग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें वन का विस्तार है पूरे भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की धारा जो 21 है वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा 21 जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्रस्तुत साधनों का संरक्षण, यानी कि वन्य जीवों तथा उसमें उपस्थित सभी साधनों का संरक्षण करना भारतीय संविधान की धारा 21 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी कि किस कन्वेंशन के दौरान, यानी कि 1868 के किस कन्वेंशन के दौरान
प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के बारे में जानकारी ली गई थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, विश्व आपदा कन्वेंशन। विश्व आपदा कन्वेंशन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 जो कर रहा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो यानी कि मैंग्रोव्स नामक जो पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएंगे सुंदरवन के डेल्टा में। हालांकि ये डेल्टा में उगने वाले मैंग्रोव्स नामक एक पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, 52 कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन विस्तार था। यानी कि 2000 में जब इसकी रिपोर्ट बनाई गई थी तब उस समय टोटल कितने प्रतिशत भागों में भौगोलिक क्षेत्र था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20.60% भागों में आपका भौगोलिक क्षेत्र था, जो अब चलकर कम हो गया है, यानी कि 20.55% बच गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी जिले घोषित किए गए 188, उसमें कुल कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। तो लगभग आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 60.11% वन पाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 54। कह रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे थे उनको काटकर कृषि योग्य ज़मीन बनाया गया है, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो लगभग हो जाएगा कि 35,500 किलोमीटर तक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पेड़ पौधे पाए जाते थे, उनको काटकर हटाकर कृषि लायक भूमि तैयार की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हम लोग 55 देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यानी कि पूरे विश्व में कितने प्रतिशत वन पाए जाते थे। तो उस यानी कि एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 अरब हेक्टेयर भूमि थी जिसमें वनों का विस्तार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभागों पर वन आवश्यक है। यानी कि पूरे वातावरण को संतुलित रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए कितना प्रतिशत वनों की आवश्यकता है। तो वो हो जाएगा आपका लगभग 33%। यानी कि 33% पूरे विश्व को और संतुलन या पर्यावरण को संतुलन रखना है तो कम से कम पूरे हिस्से का 33% भाग पर वन रहना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कुनैन किस रोग की दवा है। यानी कि कुनैन जो है वो किस रोग की दवा है। यानी कि कुनैन का इस्तेमाल आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मलेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। यानी कि कुनैन, अभी हम लोगों ने देखा कि कुनैन दवा जो है वो मलेरिया में इस्तेमाल होता है। अब ये भी पूछ दिया है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो जो कुनैन जो दवा है, औषधि है, वो है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसकी दवाई बनती है और इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था। यानी कि कौन से समय में बाघ परियोजना शुरू किया गया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत घड़ियाल जो है प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, यानी कि वह कौन सा जगह है जहाँ पे घड़ियाल के बच्चे यूँ कह जाए कि उसकी प्रजनन की संख्या बढ़ाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मुरैना। मुरैना नामक ऐसा जगह है जहाँ पे घड़ियाल का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 62 देखेंगे। 62 कह रहा है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, यानी कि सफ़ेद कलर के जो बाघ पाए जाते हैं उसका प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया गया है वो है आपका नंदनकनन, जो उड़ीसा में है। नंदनकनन एक ऐसा जगह उड़ीसा में है जहाँ पे सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे इनके बच्चों को देखरेख की जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 63 देखेंगे। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, यानी कि वैसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर होती है उनकी सूची को हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। यानी कि रेड डाटा बुक ऐसा बुक होता है जिसमें उन प्रजातियों की सूची रहती है जो समाप्त होने के कगार पर हैं या समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि साल किस वन का वृक्ष है, यानी कि साल जो है वह किस वन का वृक्ष है। साल नाम का एक ऐसा है जो वन का वृक्ष पाया जाता है, वो हो जाएगा आपका पतझड़। पतझड़ जो है क्या है, किसी वन का वृक्ष कह सकते हैं। साल जो होता है जो हर साल पतझड़ लिया जाता है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था, यानी कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था, तो हो जाएगा आपका नॉर्मन मेयर से, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था। पहला जैव मंडल जो 1986 में कहाँ बनाया गया था वो हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे 1986 में जैव मंडल को बनाया गया था और यह आरक्षित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 67 की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वन्य जीव की बोर्ड की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में हुई थी। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, यानी कि जो प्लाईवुड एक प्रकार की लकड़ियों से तैयार किया जाता है और इसकी सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी जर्मनी में। सबसे पहले इसका निर्माण जर्मनी में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न की तरफ। 69 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो था आपका 1980। हालांकि मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, आपका 1080 है, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ था वो था आपका 1980 में। मिसप्रिंट की जगह पे ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा और इसका जो अधिनियम लागू किया गया था वो हो जाएगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 70 नंबर प्रश्न की तरफ। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन जो है वो कहाँ है। तो सुंदरवन आप जानते हैं कि सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कह रहा है 71, यानी कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। तो उद्योग की जननी कहे जाने वाले जो शब्द है वो सिर्फ किससे पाए जाते हैं, वो है आपका लोहा। लोहा एक ऐसा खनिज है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको उद्योग की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, यानी कि सीमेंट बनाने में कच्चे माल का जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे प्रमुख क्या होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूने पत्थर के इस्तेमाल से सीमेंट का उद्योग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 73 की तरफ। तो 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो अल्मुनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट नामक खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। तो 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा राज्य वो जानना है जहाँ पे लोहे का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि
कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह उत्पादक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 75 की तरफ। 75 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है, यानी कि सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा है? तो अभ्रक। बिहार और झारखंड में लगभग 80% जो खनिज पाया जाता है वह है आपका अभ्रक। अभ्रक का खनिज पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जो उड़ीसा राज्य है वो सबसे खनिजों में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा है जिसमें लौह युक्त खनिज पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 की तरफ। 78 कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी कि 1 टन लोहे बनाने में कितने किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो लगभग 10 किलोग्राम तक मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन लोहे बनाने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, यानी कि 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार जो है हेमाटाइट, यानी कि लोहे का एक तरह का प्रकार होता है जो हेमाटाइट है। बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो आपके भारत में सबसे ज़्यादा खनिजों के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ यही समाप्त होता है। कुल 80 प्रश्नों के जवाब हम लोगों ने आज देखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज़ को हम लोग फिर एक बार आगे लेकर हाजिर होंगे। उसमें कुल 80 प्रश्नों के जवाब देखेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर और जवाब हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।